जो हमारा आज का टॉपिक है वो मेन चीज़ है हमारा क्या हमें चालू करना है फिजिक्स, है ना। और इसके अंदर 11th वाला जो पार्ट है उसके बेसिक चीज़ें हैं। जैसे अभी आप लोग 10th में चीज़ें सीख के आए, 10th से फिर आप 11th में टप के आके और बहुत सारी चीज़ें इसमें से कट हो चुकी हैं आपके सिलेबस में। ऐसा आपको पता होना चाहिए, आपको सिलेबस बता दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे चीज़ें आपके ऐसे ऐसे हो चुकी हैं। तो जैसे आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं तो आपको उस हिसाब से चीज़ों को देख के लेके चलना है, क्योंकि आपका भी मेन फोकस सिर्फ एग्ज़ाम की तरफ है, खास करके 11th की तरफ। बट एक मेरी तरफ से ये सलाह है, जब आप तैयारी कर रहे हो किसी चीज़ की और थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ना है तो कंटेंट जो है जो भी आप पढ़ रहे हो उसको वो पूरा लेके चलिएगा, सिलेबस कंप्लीट लेके चलिएगा। क्योंकि जो आपका कट गया है वो अच्छी बात है, आप छोड़ दो उसको, बट पूरा पढ़ के चलेंगे तो टारगेट आपका एक कंपटीशन भी है, वहाँ पे अभी सिलेबस डिफाइन नहीं है आपके लिए। तो आप वो चीज़ आप अपने आप को कंसीडर लेके चलिएगा, तो तभी आपका कुछ भला हो सकता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें देखें तो भाई बिना उस पूरे सिलेबस के बात नहीं बन पाएगी, है ना। अभी तक जो चीज़ें हो गई हैं उसके आगे मैं आज कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किया था और बेसिक के बाद आगे धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ेंगे और करते चलेंगे, है ना। तो चलो यार चालू करते हैं हमारा फिजिक्स का। पहली चीज़ अंडरस्टैंडिंग करते हैं, साइंस से शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके फ्लो बनाते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, है ना। जितना होगा उतना पार्ट कवर अप कर लेंगे। बेसिक चीज़ें इसके अंदर करना है। चैप्टर 1 हमारा टारगेट रहेगा इसके अंदर। पहला चैप्टर कायदे में आपका जो है वो फिजिकल वर्ल्ड है फिजिक्स के अंदर, बट फिजिकल वर्ल्ड के आगे हमें और भी चैप्टर्स हैं वो कवर अप भी करने हैं। तो पहला चैप्टर आपका फिजिकल वर्ल्ड रहेगा और इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर हम यूनिट एंड डायमेंशंस और मेजरमेंट्स करेंगे। फिर मतलब मेन चैप्टर आपका यही है जहाँ से आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलिए जरा चालू करते हैं थोड़ी सी चीज़ों को, साइंस से स्टार्टिंग करेंगे। बिल्कुल कई बार ये चीज़ें आ चुकी हैं कि आखिरकार साइंस क्या होता है, साइंस क्या चीज़ होती है। इंसान ने क्या काम किया हुआ है, अपने आसपास में बहुत सारी चीज़ों को देखा हुआ है, परखा हुआ है और उसके हिसाब से अपने क्या काम किए हुए हैं, कुछ नियम कानून बनाए हुए हैं ताकि उन चीज़ों को समझा जा सके और इन चीज़ों को अप्लाई करके नई चीज़ें बनाई जाती हैं। जिसकी जिस प्रोसेस को या जिस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। यानी कि मैं बोलूँ कि आसपास से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को समझने के लिए एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिस चीज़ को क्या बोलते हैं आप, साइंस बोलते हैं। इसी साइंस को मैं डिवाइड कर सकता हूँ कितने पार्ट में, दो पार्ट में। एक है आपका नेचुरल साइंस और एक है आपका सोशल साइंस, सही है। नेचुरल साइंस के अंदर जो चीजें आपकी आती हैं वो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और सोशल साइंस के अंदर सोशल से जुड़ी हुई चीजें आती हैं जिनमें आप इंक्लूड कर सकते हैं क्या क्या चीजें, पूरा एसएसटी का पार्ट आप इसके अंदर बोल सकते हो, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, आपकी साइंस। तो मैं बोल सकता हूँ मैं किसी भी चीज की अगर स्टडी कर रहा हूँ उसको आसान बनाने के लिए, उस प्रोसेस को समझने के लिए, तो वो क्या चीज आएगी, किसके अंदर आ जाएगी, साइंस के अंदर आएगी। और अलग अलग साइंटिस्ट एक साइंस को अपने अलग अलग लहजे से अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। उस चीज को आप क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, ठीक है। तो साथ के साथ लिखते रहिएगा, ऐसा नहीं है कि चीजें आप भूलते चले करते चले, पर आपको क्या काम करना है, लिखते हुए चलना, ठीक है। तो चलिए जरा मैं बात करता हूँ, हमें जो डील करना है वो क्या करना है, नेचुरल साइंस। तो फिजिक्स के अंदर हम क्या डील करते हैं, फिजिक्स के अंदर कायदे में हम, मैं अगर ब्रॉड चीजें देखूं तो मैटर का एनर्जी, फोर्स और इन सब के साथ में एक रिलेशन देखते हैं। या फिर मैं बोलूं कि नेचुरल फिनोमिनन्स को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नियम कानून बनाते हैं, जिस ब्रांच को क्या कहा जाता है, आपका फिजिक्स कहा जाता है। केमिस्ट्री के अंदर हम क्या देखते हैं, मैटर, और मैटर किस तरीके से बना हुआ होता है उस चीज को हम किसके अंदर देखते हैं, लिविंग थिंग्स की स्टडी। लिविंग थिंग्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, आपका बायोलॉजी कहा जाता है। हमारा प्यारा सा एक भोला सा सब्जेक्ट जिसमें सभी को बहुत ज्यादा डर लगता है वो है क्या, आपका फिजिक्स। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट इसे लॉजिकल सब्जेक्ट मानते हैं और बहुत सारी चीजें लगती हैं कि हाँ भाई ये लॉजिक है इसके अंदर, ठीक है। जरा ध्यान दो अब,
फिजिक्स के अंदर अगर यहाँ पे बात करें तो क्या क्या चीजें हमें मेन चीज जो पढ़नी है वो क्या पढ़ना है? पहली चीज पढ़नी है नेचर, ठीक है, एंड नेचुरल फिनोमिनन, नेचर और नेचुरल फिनोमिनन। और नेचर और नेचुरल फिनोमिनन के बाद जो आपको चीजें करनी है वो है आपका क्या, इसके बिहाफ पे इसको पढ़ के समझ के आपको क्या बनाना है, इसके रूल्स बनाने हैं, सही है। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे मैं चल रहा हूँ तो ये एक नेचुरल फिनोमिनन है जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मेरे को चलते हुए आप देख रहे हो, ये क्या है आपका एक नेचुरल फिनोमिनन है। और इस नेचुरल फिनोमिनन को समझाया जाएगा, इसके बिहाफ से कुछ रूल्स निकाले जाएंगे, कुछ चीजें निकाली जाएंगी और सारे सिद्धांत दिए जाएंगे एक तरफ से, जिस चीज को आप क्या बोलेंगे, भाई मैं किस में काम कर रहा हूँ, फिजिक्स में काम। ये ऑलरेडी मार्कर है, मैंने इसको ऊपर फेंका, नीचे आया, कैसे ऊपर गया कैसे नीचे आया, ये सारी बातें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। कुल मिला के अगर यहाँ पे बात करें तो अधिकतर जो बातें होती है वो फोर्सेस के बारे में होते हैं, यहाँ पे मोशन के बारे में होते हैं, यहाँ पे एनर्जीज के बारे में यहाँ पे बात। इवेंचुअली हमें जो फिनोमिनन हो रहा है, कोई भी चीज हो रही है, जैसे लाइटनिंग हो रही है, दो क्लाउड आपस में टकरा है, क्लाउड आपस में टकराने के बाद क्या हुआ, एक बिजली कड़की, तो उस बिजली कैसे कड़क रही है, ये सारी बातें आपको किसके अंदर समझ में आती है, एक फिजिक्स में। हम पूरे फिनोमिनन को कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कितना क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी बातें हम किसके अंदर पढ़ेंगे, फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, बहुत इजी आपको लगता है, लेकिन जब भी इजी लगेगा जब आप क्या काम करेंगे, इसको अच्छे से एक साथ कंसेप्ट लगाते हुए, पिछली चीजों को याद रखते हुए धीरे धीरे करके चलेंगे, ठीक है। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मेरी एक एडवाइस होती है सभी के लिए कि आपको अगर फिजिक्स पढ़ना है तो आप फिजिक्स को हर जगह ढूंढना शुरू कर दीजिए। जब आप फिजिक्स को ढूंढेंगे, नेचर में आप अपने फिनोमिनन को ढूंढेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, चीजें आपको समझ में आएगी कि हाँ भाई ऐसे करके ये चीज, ठीक है, क्लियर है। तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको खुद खोजना पड़ेगा, और खुद खोजोगे तो जवाब आपको इस सब्जेक्ट के अंदर आपको मिलेगा। रीजन क्या है कि हम ऐसे एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर बना के चल रहे हैं, है ना। रीजन क्या है, दुनिया को भी समझाना है, खुद को भी समझना है कि भाई ये नेचर है, नेचर में ऐसे ऐसे करके चीजें एग्जिस्ट करती है और ये इस वजह से एग्जिस्ट कर रही है, और इसको हम कहीं और अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमारा जवाब आ जाएगा। दैट इज योर फिजिक्स, ठीक है। इसके अंदर आप क्या काम करेंगे, बहुत सारे लॉज हैं, जैसे आपका आप बोल सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, कूलम्ब्स लॉ है, इतने सारे लॉज आपके आते चले भाई, वो सारे लॉ पढ़ने। वो लॉ ऐसे नहीं आए हैं कि पहले लॉ दे दिया होगा फिर आपकी चीजें हुई होंगी, पहले फिनोमिनन हुआ है फिर उसके बाद क्या हुआ है, लॉ आया, वही चीज आपको अप्लाई करनी है। तो इसमें से कुछ काम का लगे तो छाप लीजिए। तो ये चीज आपकी किसके अंदर आ गई, फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स के अंदर कुछ कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमने क्या काम किए हुए हैं, आसपास से चीजों को देख के बनाए हुए हैं। जैसे आपका क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपको थोड़ा थोड़ा पता होगा। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी destroyed but it can be transferred from one form to another। एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना ही नष्ट करी जा सकती है, बस ये क्या काम करी जा सकती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर करी जा सकती है। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऐसे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, एक सिस्टम के लिए एक मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपका क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो ऐसे कुछ रूल्स हैं यहाँ पे, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी हो गया। आप यहाँ पे इन रूल्स को फिजिक्स में लेके चलते हैं, ठीक। चलिए जरा आगे चलते हैं, जरा समझते हैं चीजों को। अब बात करते हैं, मैं अगर फोर्स को और इसको पूरे कंसेप्ट को डिवाइड करूं तो बोल सकता हूं कि मैं इवेंचुअली चीजों को रिलेट कर सकता हूं किससे, फिजिक्स में। फिजिक्स में मैं चीजों को रिलेट कर सकता हूं किससे, फोर्स एंड एनर्जी से। फोर्स की अगर बात करूं तो मेरे पास बहुत सारी तरीके की फोर्सेस हैं। पहले मैं बोलूंगा कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। ऐसे करके मेरे पास बहुत सारी तरीके की आ जाएंगी फोर्स, जिनमें सबसे अच्छी और ताकतवर फोर्स कौन सी है, आपकी न्यूक्लियर फोर्स है। सबसे कमजोर फोर्स कौन सी होती है, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। इसी तरीके से आपकी एनर्जी के बारे में होता है। एनर्जी क्या होती है आपकी, बहुत सारी तरीके की, एबिलिटी टू डू वर्क, इट इज कॉल्ड एज एनर्जी। और यहाँ पे आपकी कैसी एनर्जी आ सकती है, काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, मैकेनिकल एनर्जी आ गई, हीट एनर्जी आ गई, और इसके बाद
इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ गई, मैग्नेटिक, इस तरीके से आप क्या काम कर सकते हैं, चीजों को एनर्जी से भी रिलेट कर सकते हैं। सर जरा ध्यान दीजिएगा, चलते हैं आगे की तरफ इन चीजों को क्लियर करते हुए, और फिर धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते जा रहे हैं चीजों की तरफ। यानी कि आपको क्या सीखना है, आपको सीखना है कि चीजें साइंस में या फिजिक्स में किस तरीके से नापी जा सकती है ना। वहीं से शुरू करते हैं। जैसे मैं क्या काम करूं, अभी अपनी लंबाई को नापना शुरू करूं, जैसे मैं क्या काम करूं, इस मार्कर की लंबाई को नापना शुरू करूं, जैसे मैं क्या काम करूं, इस मार्कर के वेट को नापना शुरू करूं, ठीक है। अब मैं सोचूं कि इसके अंदर कितनी इंक है, तो क्या काम किया जा रहा है, हम आसपास की चीजों को देख रहे हैं, मैं वहीं से चीजों को उठा रहा हूँ। नाप रहे हो कि नहीं नाप रहे। आप घर में दूध नाप के लेते हो, ऐसे देते हो क्या, बिना नापे ले जाते हो दूध, ऐसे के बाल्टी लेके, अकल को बड़ा वाला बाल्टी लेके, हमारा आदमी और ट्रक और टैंकर लेके जाएगा, ट्रक में रखेगा बाल्टी बहुत सारी, भाई दूध दे दो, है ना। तो आप क्या काम करते हैं, हर चीजों को नाप के लेते हो। तो वहीं पे आप क्या काम कर रहे हो, नापना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स बिना नापे आपकी फिजिक्स क्या है, बेकार है, चीजें आपकी वहां पे नहीं। जरा देखना, तो समझते हैं चीजों को कैसे होगा फिर। यानी कि सीधा सीधा हम जाने वाले हैं, समझने जा रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आप हेडिंग डाल लीजिए क्या, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हेडिंग डालेंगे क्या, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को समझते हैं, या सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारा इसमें पहला पार्ट रहने वाला है। वो चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी कंसेप्ट को आपको आगे चल के हर चैप्टर में जहां जहां कोई भी चीज आपकी लिखी जाएगी, ये चैप्टर आपका अप्लाई होगा और ये चैप्टर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए जरा चालू करते हैं। उसको चालू करने से पहले आखिरकार हम किसी चीज को नापते हैं, तो उस नापने वाली चीज को क्या कहा जाता है। तो इसके अंदर जो पहली हेडिंग आएगी आपकी आएगी फिजिकल क्वांटिटी। पहली हेडिंग क्या आएगी, फिजिकल क्वांटिटी। तो चलिए जरा चालू करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझते हैं। तो लिख लीजिएगा फिजिकल क्वांटिटी। आखिरकार ये बला क्या आ गई भाई, है ना, खतरनाक आइटम है ये, बला क्या आ गया यार, फिजिकल क्वांटिटी है क्या चीज। बहुत सुना है कि फिजिकल क्वांटिटी भी सुना है, क्वालिटी भी सुना है। क्वांटिटी का मतलब होता है अमाउंट। अगर मैं बात करूं तो कोई फिजिकल यानी कि कोई वास्तव में एग्जिस्ट करने वाली या फिजिक्स की क्वांटिटी है, तो उसको क्या बोलेंगे आप, फिजिकल क्वांटिटी। तो आखिरकार ये वास्तव में इसकी डेफिनेशन क्या होगी, क्या मतलब है, चलो जरा समझना शुरू करते हैं। मैंने क्या काम किया, इन दोनों मार्कर का वजन नापा, मैंने अपना वजन नापा, अपनी लंबाई नापी मैंने। तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया, जब मैंने वजन नापा और अपनी लंबाई नापी, तो मैंने यहाँ पे चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, और ऑब्जर्व करने के बाद फिर उनको क्या काम किया, नापना शुरू किया। एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने पहले इस मार्कर का वजन नापा, फिर मैंने दोनों मार्कर का वजन नापा। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किया होगा कि यार मैं यहाँ पे इस मार्कर को उठा रहा हूँ, तो मुझे कोई ना कोई चीज फील हो रही है ना, महसूस हो रही है, मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। मैंने दूसरा मार्कर लिया, उसको रखा, तो यहाँ पे मैं क्या काम कर पा रहा हूँ, इसके ऑब्जर्वेशन कर पा रहा हूँ। देखो आप इसको आराम से वेट करके देख सकते हैं, चीजें आपको समझ में आएंगी। तो मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, एक तरीके से ऑब्जर्वेशंस कर रहा हूँ। पहले क्या चीज करी मैंने, ऑब्जर्वेशंस करी। मैंने कोई टेबल ली, तो टेबल की एक लंबाई मैंने ऑब्जर्व करी कि हाँ यार कुछ तो है ये चीज। तो मैंने क्या काम किया, इनका नाम रखना स्टार्ट किया कि टेबल अगर ऐसे करके पड़ी है तो लंबाई, ऐसे करके लंबाई कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसको ऊंचाई बोलते हैं, है ना। फिर ऐसे करके नीचे देख रहे हैं तो गहराई बोल देते हैं। तो चीजें कॉमनली हमने निकाली कि भाई इस चीज को बोला जाएगा लेंथ। क्या बोला जाएगा, लेंथ। तो वहीं से मेरे दिमाग में चीज आएगी, पहले मैंने चीज ऑब्जर्व कर ली, तो ये होगी लेंथ। लेंथ के बाद अब दिमाग में चीज आ रही है, जब मैं इन चीजों को ऑब्जर्व कर सकता हूं, मेरे दिमाग में एक सवाल उठा, क्या मैं इन चीजों को नाप सकता हूं या नहीं। सोचो, क्या मैं इन चीजों को नाप सकता हूं या नहीं। तो जिन चीजों को मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं और नाप सकता हूं, उन चीजों को क्या बोलते हैं आप, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर हुआ। जैसे आपका वजन दिख रहा है, वजन नहीं दिख रहा ना, लेकिन आप ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और इसको नाप भी सकते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, आपका फिजिकल क्वांटिटी। एक वॉल्यूम है आपका, वॉल्यूम एक एरिया है आपका, आप इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं और नाप रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। उसी चीज को क्या कहते हैं आप, फिजिकल क्वांटिटी। आप अगर हिंदी में जानना चाहते हैं तो इसको भौतिक राशि बोलते हैं, बट कोई इतनी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा भी इंग्लिश का कंसेप्ट चल रहा है। बट कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश कोई आफत नहीं आ रही, चीजें सेम है, बस बोलने का अंतर है।
बाकी और किसी चीज का अंतर नहीं है। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? चलो, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने समझे। तो एनीथिंग दैट इज ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। तो आप चाहो तो लिख सकते हो एनीथिंग दैट इज ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि अगर मैं बोलूं कि मैं इस मार्कर को ऐसे इधर से इधर लेके आ रहा हूँ, इधर से इधर लेके आ रहा हूँ, तो एक लंबाई कवर कर रहा है, एक डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ये पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, जिसको आप स्पीड या वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, तो वो भी क्या है, आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी ही है। तो चलिए जरा देखो, तो डेट इज, अब मैंने क्या काम किया, एक फिजिकल क्वांटिटी लिख ली और इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका यहाँ पे ढूंढने लगा। तो एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने जो तरीका निकाला वो निकाला n इंटू यू। n का मतलब है यहाँ पे कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, यानी कि जिसको आप बोलते हो क्या, मैग्नीट्यूड, जिसको क्या बोलते हैं आप, मैग्नीट्यूड, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर। ये क्या हो सकता है आपका, एक नंबर। और u का मतलब होगा यहाँ पे क्या, यूनिट। u का मतलब क्या है यहाँ पे, यूनिट। दो चीज है आपकी क्या, एक तो नंबर और एक यूनिट। तो एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास दो चीज होनी बहुत जरूरी है, दैट इज नंबर और यूनिट। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूं और मुझे उम्मीद है ये समझ में भी आएगा। जैसे मैंने बोला कि भाई जाओ 100 चीनी ले आओ, मैंने बोला आपसे क्या, 100 चीनी ले आओ या 100 मिल्क ले आओ। आपके दिमाग में आया 100 चीनी ले आओ, या क्या काम किया मैंने, 100 मिल्क ले आओ। यहीं पे आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होने लगी, 100 मिल्क कैसे लाऊं, 100 बूंद मिल्क लाऊं, 100 गिलास मिल्क लाऊं, क्या चीज है आखिरकार, 100 कितना लेके आऊं। वहीं से चीजें मैंने बोला था आपसे कितना लाना है, आपको लाना है क्या, 50 चीनी। तो 50 चीनी का क्या मतलब है, 50 चीनी के दाने लाने हैं, पैकेट लाने हैं, मुट्ठी में भर के लानी है 50, तो क्या चीज लानी है चीनी की। तो यहाँ पे क्लियर कट चीज मुझे नहीं पता चल रहा बिना एक यूनिट के, जिसके लिए मैंने क्या काम किया, यहाँ पे एडिशन कर दिया किसका, मिल्क, उसका यूनिट का। मैंने यहाँ पे बोला 100 लीटर मिल्क लेके आओ। आपके दिमाग में एक कंसेप्ट जनरेट हुआ, लीटर का मतलब मुझे पता है क्या लेके आना है। मैंने यहाँ पे बोला 50 केजी या ग्राम आपको क्या लानी है, शुगर लानी है। तो यहाँ पे आपको बातें ना क्लियर समझ में आई कि भाई ये चीज ये है। तो किसकी वजह से चीजें समझ में आई आपको, यूनिट की वजह से। तो ध्यान रखिएगा, एक फिजिकल क्वांटिटी जब कभी भी आप अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यूज करें तो उसमें यूनिट जरूर लिखें। क्यों? क्योंकि उसमें आगे चल के अगर यूनिट गलत लिख दी जाएगी तो इसका मतलब आपने जो मेहनत करी है किसी भी चीज को सॉल्व करने की, वो आपकी बिल्कुल खराब हो गई है। तो इस वजह से एक फिजिकल क्वांटिटी में किस चीज की, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो फटाफट से इसको भी क्या काम करना है, छाप लेना है। तो ये जो लीटर, किलोलीटर, हमने ये सब चीजें लिखी हैं, ये क्या है, आपकी यूनिट है, और ये क्या है, एक न्यूमेरिकल डिजिट है, जिसको आप क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए जिसको लिखना है, फिर आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो सभी लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अब क्या चीज आने वाली है आपकी, जरा समझना। तो मैं फिजिकल क्वांटिटी को बांट सकता हूँ चीजों में, है ना। तो मैं किस तरीके से फिजिकल क्वांटिटी को बांट सकता हूँ, जरा ध्यान देना। तो डिवाइड करना है, डिवीजन करना है फिजिकल क्वांटिटी का। तो मेरे पास मिला फिजिकल क्वांटिटी, ये मेरे पास कितने तरीके की हो सकती है, ऑब्वियस बात है कितने तरीके की, दो तीर बनाए तो दो ही होंगे, है ना। पहला है आपका कौन सा, फंडामेंटल और डेराइव। दो तरीके की मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। पहला कौन सा, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा कौन सा, डेराइव्ड क्वांटिटी। अब बाबा ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो गया। अब मैं आपसे जरा एक सवाल पूछता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं चाहता हूं ये मैंने जो शेप बनाई है इसका एरिया निकालना। क्या काम करना है मुझे, इस शेप का एरिया निकालना है। यह है आपका ए बी सी डी। तो आपको एरिया निकालना है।
या मैं बोलूं इसका मुझे निकालना पेरीमीटर या एरिया की बात करते हैं, एरिया निकालना। सही है। दूसरी चीज मैं एक और सवाल पूछता हूं, एक और चीज है आपके पास में ये, और इसका आपको वॉल्यूम निकालना है। इसका क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, अब मान लेते हैं तीसरी चीज, जरा ध्यान दीजिएगा। तीसरी चीज है आपकी ये, एक हमारे चचा जो क्या काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं। उन्होंने यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर करा है, ए से बी तक का, इन टाइम टी, इन टाइम टी। तो मैंने आपसे 3 सवाल पूछे हैं। पहला क्या है, इसका एरिया निकालना है। दूसरा क्या है, एक का वॉल्यूम निकालना है। और तीसरा क्या है, आपको इनकी स्पीड निकालनी है। लिख देते हैं नीचे। तो तीनों में आप कोशिश कीजिए कैसे कैसे करके आप करोगे। ठीक है, तो जैसे ही आप कोशिश करना शुरू करोगे तो आपको आपके जवाब मिलेंगे। क्या एरिया निकालने के लिए देखो, जवाब ढूंढने किस किस चीज के है। क्या मैं डायरेक्ट एरिया निकाल सकता हूं? पहला सवाल। क्या मैं डायरेक्ट वॉल्यूम निकाल सकता हूं? दूसरा सवाल। क्या मैं डायरेक्ट स्पीड निकाल सकता हूं? तीसरा सवाल। जो मेरे को यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, डायरेक्ट का मतलब है क्या मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ रही है इन तीनों क्वांटिटीज को निकालने के लिए। फटाफट से सोचना शुरू कीजिए। मैंने जैसे ही बोला कि एरिया निकालना है, तो आपके दिमाग ने वर्किंग करना शुरू कर दिया होगा कि मैं पहले लंबाई नापूंगा, फिर चौड़ाई नापूंगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाके एरिया निकल के आएगा। और शायद अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज दे देता तो आधे ज्यादा चिल्ला भी पड़ते इतना आंसर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने वैल्यूज नहीं दी, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई यार, ना तो लेंथ दी है ना ब्रेथ दी है, एरिया कहां से निकालूंगा मैं, है ना। वही चीज यहाँ पे आपके दिमाग में चल रही होगी कि ना तो मुझे साइड दी है इसकी, कितना लंबा है कितना चौड़ा है, कुछ भी चीज इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो आखिरकार मैं किस तरीके से इसका वॉल्यूम निकालूं? मेरे दिमाग में था तो खोपड़े है नहीं, तो यूं करके यहाँ रखा यहाँ रखा, भाई 3 फुट का है, ऐसा है कुछ दिमाग में डिवाइस फिट, ऐसे देखते बता दो भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 फुट 20 फुट 30 फुट ऐसा कर रहा हूँ, आधा मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसा कर रहा हूँ क्या? नहीं ना। तो यानी कि जब तक कुछ चीज नहीं गिवन है तो मैं वैल्यूज निकालने में मुझे क्या हो रही है, थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। स्पीड निकालनी है, ऑब्वियस बात है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका गिवन होना चाहिए। और टाइम मान लीजिए चलो इन्होंने टी दे दिया, तो यहीं से आपकी चीज क्लियर होने लगी कि भाई देख, मुझे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी निकालने के लिए कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, और मैं उन बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कहता हूं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। और जो क्वांटिटीज इनकी हेल्प से निकल के आती हैं उनको क्या कहा जाता है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आया समझ? चलिए जरा देखते हैं अब। तो मेरे पास ये चीज निकल के आई, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। चलिए जरा देखो, तो इसको मिटाते हैं पहले इधर वाले को। तो ये आया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मेरे पास होती है नंबर में 7। कितनी होती है? 7। 7 कौन कौन सी है? पहला, सबसे पहला अभी जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे वो क्या है? लेंथ। दूसरा अभी वहीं पे देखने के लिए मिली, टाइम। तीसरा मास, टेम्परेचर, बिल्कुल सही, मास। चौथा आपका टेम्परेचर। पांचवा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और छठा सोचो, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। नेक्स्ट 7th जी, करंट। सुनने में हैरानियत होती है कि यार करंट एक
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। हाँ, ये क्या है आपका एक फिजिकल क्वांटिटी। अब इन ये सारी जो फिजिकल क्वांटिटी है इनकी कुछ ना कुछ यूनिट्स होंगी ना, बहुत सारी यूनिट्स होती है। जैसे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मीटर, फुट भी यूज करते हैं हम, है ना, फुट यूज करते हो कि नहीं करते, हम यहाँ पे सेंटीमीटर भी यूज करते हैं, मिलीमीटर भी यूज करते हैं, सब फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। टाइम की यूनिट आपकी केल्विन, डिग्री सेल्सियस, सॉरी 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 टेम्परेचर की यूनिट है। टाइम की यूनिट आपकी केल्विन, डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर की यूनिट क्या हो गई, फ़ारेनहाइट। टाइम की यूनिट आपकी सेकंड, मिनट और आवर। ठीक है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया टेम्परेचर टाइम के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट मास, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, है ना, ये चीज होगी। नेक्स्ट आपका क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी एक यूनिट है दैट इज मोल। इसी में आप मिली मोल कर सकते हो, सेंटीमोल करते है ना, तो मोल ही आपका, ठीक है ना, यू कैन से दैट। ठीक, समझ आया, तो मोल आपको ध्यान रखनी है। ये हुआ आपका क्या, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, तो इसकी यूनिट क्या है आपकी, कैंडला। क्या है, कैंडला, जिसके आपका मैंने सारे रिप्रेजेंटेशन लिखे हैं यूनिट के। नेक्स्ट आपका करंट, करंट की यूनिट क्या है आपकी, एम्पियर, मिली एम्पियर कर सकते हो, माइक्रो एम्पियर भी कर सकते हो, लेकिन एक यूनिट है क्या आपकी, करंट की यूनिट क्या है आपकी, एम्पियर। ठीक, यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यार इतनी सारी यूनिट्स आ गई, तो मुझे आंसर जो देना है, एक एक यूनिट चाहिए ना मुझे, कि एक यूनिट में जो दुनिया मैच कर सके आंसर को, चीजें वो आए। जैसे एक भैया है, वो बोले भाई हम 50 किलो के हैं, यही चाचा थे हमारे, ये चिल्लाए का बोले कि हम ही जो है कितने किलो के हैं, 50 किलो के हैं। उधर बोले तुम पागल है गए का, तुम 50 किलो के नहीं है, तुम 50,000 ग्राम के हैं। वो बोले कितने के तुम, 50,000 ग्राम के। उधर से दूसरे आए, भाई चाचा को डिप्रेशन में आगे 50,000 के है हम। ठीक है, दूसरी चीज है क्या है, आप जरा ध्यान दीजिएगा, एक आए 5 इंटू 10 की पावर या 50 इंटू 10 की पावर 6 मिलीग्राम के हैं आप, वही डिप्रेशन से शुरू होगी। चीजें क्या हो रही है, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो रही है और साथ में क्या हो रही है, यूनिट भी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। तो वही चीज आपको यहाँ पे पकड़ के रखना है, चीजों को समझ के चलना है कि भाई ये चीजें हो रही है हमारी, लेकिन क्या इन बातों का मतलब अलग है, इन बातों का मतलब क्या है, सेम है। क्यों, क्योंकि ये यूनिट किसकी है आपकी, मास की ही है, तो इन यूनिट्स को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, तो बातें जो है वो सेम है। लेकिन अगर मैं एक ऐसा सिस्टम बना दूं कि भाई जो भी आंसर दे वो एक ही यूनिट में आंसर दिया जाए, तो क्या मेरे लिए चीजों को समझना और आसान होगा या नहीं, सोचो भाई। मेरे पास इतनी सारी यूनिट्स हैं, अब मैं यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या काम करना है, एक नियम ही तो बनाना है, जिसमें मैं क्या काम करूंगा, जितनी भी सारी यूनिट्स हैं उनमें बोल दूंगा कि भाई तुम्हें जो आंसर देना है वो इस यूनिट में लाके देना, तुम जो चीज बताओगे मुझे समझाओगे वो ये वाली यूनिट है, इस यूनिट में आके बताओगे और समझाओगे। तो क्या मेरे लिए चीजों को समझना आसान होगा या नहीं, खुद सोच के देखो। ऑब्वियस बात है मेरे लिए चीजों को समझना क्या होगा, आसान होगा। तो वही चीज मैंने क्या काम किया, 3-4 यूनिट सिस्टम होते हैं। पहला यूनिट सिस्टम है CGS यूनिट, तो आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होने जा रही है वो इसके बिहाफ पे क्या होगी, यूनिट सिस्टम। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें समझना क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है ना, तो पहले ये चीज समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत, चले तो अच्छा, पहले डेराइव्ड क्वांटिटीज को रोकते हैं, पहले यूनिट सिस्टम्स को समझते हैं, फिर डेराइव्ड क्वांटिटीज पाएंगे तो और आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ आया, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये चीज मेरे को यहाँ पे क्लियर हुई कि भाई ये चीज होती है। चले जरा सिस्टम, यूनिट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। पहले थोड़ा सा आपको यूनिट सिस्टम समझाते हैं ना, क्या आखिरकार यूनिट सिस्टम, तो 3 तरीके के आपके यूनिट सिस्टम है ना। वो कौन कौन से यूनिट सिस्टम है, पहला आप बोल सकते हो CGS। बहुत चीजें आएंगी आपको, आपके एग्जाम के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, कि ये इसमें है, इसको CGS में चेंज करो, उसमें चेंज करो। तो पहला सिस्टम है आपका CGS, बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे,
इसका मतलब है सेंटीग्राम और सिस्टम, यानी कि आपको लेंथ लेनी है सेंटीमीटर में, मास लेना है आपको किसमें, ग्राम में, और टाइम किसमें रहेगा आपका, सेकंड में रहेगा। सेकंड है आपका दूसरा जो है एफ पी एस, है ना। बहुत सारे लोग तो सोच रहे होंगे ये स्कूल के नाम है, जी एस एफ पी एस, वहीं अगर लिख देता ना एल पी एस, एल पी एस क्या आ गया, ठीक है। तो ये आया तुम्हारा क्या, फुट, पाउंड और सेकंड, यानी कि आपको लेंथ लेनी है किसमें, फुट में। हम बोलते हैं 4 फुट 5 फुट, और हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा एक कंसेप्ट चलता है 5 फुटा 6 फुटा। अब फुटा क्या आ गया, ठीक है, आपको फुटा देखने के लिए नहीं मिलेगा, है ना। तो नॉर्मल बोलते हैं कितने फुटा बिल्डिंग है ये 15 फुटा बिल्डिंग है ये, है ना, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई कंसेप्ट। अब जरा एक और है आपका, लास्ट देखते हैं जरा। नेक्स्ट है आपका एम के एस, यानी कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड। आपका जो सिस्टम है आपका क्या है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, यानी कि लेंथ आपको मीटर में लेनी है, मास आपको किलोग्राम में लेना है, और ये टाइम आपको सेकंड के अंदर लेके चलना है, ठीक है। इतना समझ आया, यहाँ तक कोई डाउट, चलो फटाफट से इसको छाप लो।
अरे भाई, हम माइक लगाना भूल गए भुड़क्का लोग, ठीक है, पानी पीने के चक्कर में माइक लगाना भूल गए, ठीक है। जरा ध्यान दो एक बारी, फिर से आवाज चली गई। तो क्या चीज हुआ, फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद ये सारे यूनिट सिस्टम हो गए। यूनिट सिस्टम के बाद क्या चीज पता चली, हमने एमकेएस यूनिट सिस्टम इंटरनेशनली सेलेक्ट कर लिया, जिसको बोल दिया क्या, एसआई यूनिट सिस्टम। ये सब इंस्पेक्टर साहब नहीं है, ये कौन से हैं, एसआई यानी कि इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। सर जरा ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद हमने चालू किया डेराइव्ड क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटी जो इन क्वांटिटीज से मिलके बनी हुई रहती है उनको क्या बोलते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी। जैसे आपने एग्जांपल लिया किसका, स्पीड का। जैसे आपने एग्जांपल लिया किसका, फोर्स का। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वांटिटी पढ़ी जो क्या थी, आपकी एरिया। फिर उसके बाद क्या है, आपके वॉल्यूम। तो सारी चीजें यहाँ पे समझ में आई कि भाई साहब ऐसे ऐसे करके हमने ये सारी क्वांटिटीज निकाली। जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या हुई, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या हुई, सेकंड। अभी चीज बोली किस में बात करेंगे, एसआई यूनिट में। नेक्स्ट फोर्स की यूनिट निकाली, तो फोर्स इज इक्वल टू मा। यहां से हमने सॉल्व किया, मेरे पास आंसर आया ये। फिर इसके बाद एरिया, अभी देखा एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, लेंथ की मीटर, उसकी मीटर, सॉल्व किया, मीटर स्क्वायर आ गया। ऐसी वॉल्यूम की। अब यहाँ पे हमने बात करी किसके बारे में, किसी की जीएफ के बारे में, है ना। जीएफ हमने समझाया, अभी देखा आपने, ठीक। फिर से लोगों के कान खड़े हुए, आखिरकार फिर से जीएफ आ गई। जीएफ का मतलब क्या है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जब भी मैं बात कर रहा हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि एक बल फोर्स लग रहा है, तो इसके अंदर एक कांस्टेंट आता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, जी इज इक्वल सॉरी एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको क्या काम करना है, इसकी यूनिट निकालनी है, किसकी, जी की। और ये जी की यूनिट अगर आपको निकालनी है तो वो निकालेंगे आप एमकेएस सिस्टम में। और साथ में आपके लिए एक काम भी है कि ये जो यूनिट आप निकालेंगे जी की, वो फंडामेंटल यूनिट की फॉर्म में होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे लिखते हो कैसे, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, न्यूटन नहीं लिखना है, क्या लिखना है, केजी मीटर पर सेकंड लिखना है। तब जाके इसको क्या काम करना है, आगे चल के सॉल्व करना है। यहाँ तक समझ आया। तो फटाफट से आपका जो डेयर है वो शुरू होता है। आओ खेलते हैं, ऐसा करते शुरू हो जाओ। चलो देखो, बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अभी दो क्वेश्चन थे हमारे पास। इस क्वेश्चन में क्या काम करना है, जी की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन में क्या काम करना है, के की मतलब यूनिट निकालनी है आपको। यूनिट निकालने के लिए आपको क्या काम करना है, इधर वाला मिटा दूं, ये वाला बीच वाला, अभी हम ना इसको संभाल के रखेंगे। ये वाला मिटा दो ना, ये क्या है, ये क्या है भाई, हाँ या ना, ठीक है हम मिटा दो। ऐसी कौन सी शॉर्ट फॉर्म होती है, चलो जरा देखो इधर। अच्छा इधर ध्यान दीजिएगा जरा, इधर छोटी सी बात। तो पहले मैंने लिखा F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अरे एक बारी मैं आपको एक चीज याद दिलवाता हूँ। हम ना चैप्टर पढ़ रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड, हमने थोड़ा सा छोड़ दिया है, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन हमने स्टार्ट किया है, जिसमें यूनिट वाला पार्ट पढ़ रहे हैं अभी हम। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग ना खो जाते हैं, यार कुछ पढ़ रहे थे हम, सो जाते हैं वो थोड़ी थोड़ी चीजों के बारे में। तो वो आपको सोना नहीं है, आपको यहाँ पे चीजें देखनी है, ठीक है ना। चलो देखो, ऑब्जर्व करना, क्या चीज मिली आपको, जी की वैल्यू निकालनी। तो जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। एफ की यूनिट आपको कैलकुलेट करनी है। क्या काम करना है, एफ की यूनिट आपको कैलकुलेट करनी है। तो एफ की यूनिट आपको पता है क्या है, एफ की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एम इंटू ए इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। फिर इसके बाद इधर में क्या चलेगा आपका जी। अब जरा देखना, यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं अब। तो यूनिट, मास की यूनिट क्या होगी आपकी, केजी। एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में आर की यूनिट होगी मीटर, तो मीटर स्क्वायर, अपॉन में इसकी यूनिट क्या होगी, केजी इंटू केजी। अरे किंडर गार्डन नहीं है, कभी किंडर गार्डन समझो, किंडर गार्डन, किंडर गार्डन, ठीक है। सिंचेन में चले जाओ, किंडर गार्डन, सिंचेन कहाँ पड़ता है, किंडर गार्डन में, ठीक है। तो वो मत समझना।
तो जी हमने यूनिट रखनी शुरू करी केजी मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर केजी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई किया, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जी की वैल्यू आई केजी इनवर्स। इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपका 1 में से -2 करेंगे तो आपका आंसर आएगा इतना। ठीक है, मीटर की पावर 3 अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो ये यूनिट आई आपकी। किस किस की सही है, देखो जरा किस किस की यूनिट सही है। ठीक है, यूनिट देखो। ठीक, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका कौन सा, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या काम करना है, इसकी यूनिट निकालनी है आपको। सिंपल सा फंडा, क्या काम करना है, यूनिट निकालनी। ऐसा लगाना जैसे फोटो खिंचाओ सबका, मस्त सा फीलिंग आई अच्छी वाली। देखो जरा, इसे मिटा दूं, किसी को छापना है, छाप लिया तो बढ़िया। इस वाले को देख लेते हैं। ठीक, सेम तरीका आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन देखो। अरे देख रहे हो, बहुत बढ़िया। तो दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या है, आपने फोर्स, देखो इतनी अच्छी बात है, यहाँ पे फॉर्मूला आपको गिवन है। यहाँ पे आपने फॉर्मूला चिपकाया, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में क्या चलेगा, आर स्क्वायर। क्या कुछ कुछ चीजें सेम देखने को मिल रही है ना, यहाँ M1 M2 था, यहाँ पे क्या है Q1 Q2। अच्छा Q1 Q2, Q तो पता है ना क्या चीज होती है, Q होती है आपकी चार्ज। तो Q क्या है आपका, एक चार्ज है, इसके बारे में समझना था। F इज इक्वल टू, ये निकल के आया। तो मुझे K की वैल्यू निकालनी है, ऑब्वियस बात है। तो मैं क्या काम करूंगा, सारी चीजों को इधर भेजूंगा। तो F मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। सर जरा ध्यान देना, K की वैल्यू, पहले मैंने F का फॉर्मूला लिखा, क्या, F इज इक्वल टू MA। क्यों, क्योंकि हमें जो टास्क दिया गया था वो क्या था कि आपकी सारी वैल्यूज किस में आनी चाहिए, फंडामेंटल, है ना, इसमें आनी चाहिए। तो फंडामेंटल में आपने निकालनी है, यहाँ पे आर स्क्वायर चलेगा। सर जरा ध्यान देना, एक छोटी सी बात, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो Q इज इक्वल टू क्या आया, इट, है ना, Q क्या आया, इट के बराबर। इट मतलब आई टी, आई यानी कि करंट इंटू टी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ I इंटू टी इंटू आई इंटू टी। सही है कि नहीं, Q की जगह पे क्यों, क्योंकि करंट मेरी एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो भी कैसी, फंडामेंटल, और ये भी क्या है, मेरी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब जब दोनों ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो अब मुझे सॉल्व करके भी किस में निकालना था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। तो हमने क्या काम किया, सॉल्व कर दिया, वैल्यूज रखनी शुरू करी। आइए जरा बात करते हैं इसकी यूनिट के बारे में। तो यूनिट के बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं। तो के की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, एम की यूनिट क्या लिख दो, एम की यूनिट किलोग्राम केजी, ए की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है, तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। फिर उसके बाद आगे आ जाइए, आर की यूनिट मीटर स्क्वायर, ऐसे अपॉन चलेगा। आई की यूनिट क्या होती है आपकी, एम्पियर, आई की यूनिट क्या है, एम्पियर। और टी की यूनिट फिर से सेकंड, तो फिर से ए एस एज कर दिया। सॉल्व कीजिएगा तो आपके आंसर आएगा केजी, क्या है, केजी मीटर। मीटर को देखो, मीटर की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 3 अपॉन में सेकंड स्क्वायर। फिर उसके बाद ए की पावर 2 और एस की पावर 2। एस और एस आपके फिर ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, केजी मीटर क्यूब अपॉन ए स्क्वायर और एस की पावर 4। इसको आप ऊपर भेज सकते हो, पावर क्या हो जाएंगी, नेगेटिव में हो जाएंगी आपकी। कितना इजी आपको ये पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई डाउट है, पक्का। तो हमारा क्या हुआ, यूनिट एंड डायमेंशन। हमने यूनिट समझ ली कि भाई ये चीज क्या होती है हमारी, ऐसे करके यूनिट होती है। ठीक है, चलो देखो जरा फटाफट से इसको, जिसको छापना है छापो। तो ये चीज है आपकी। सर जरा ध्यान देना, एक छोटी सी बात, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आपको यूनिट कन्वर्जन के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, जब कभी भी यूनिट कन्वर्जन होगा तो आपकी जो दोनों तरफ की वैल्यूज हैं वो सेम आनी चाहिए। यूनिट कन्वर्जन में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपकी जो वैल्यूज है वो कैसी आनी चाहिए, आपकी सेम आनी चाहिए। इसके लिए आप ये चीज कह सकते हो कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कुछ चीजें,
तो जैसे मैंने बोला 5 kg, 5 kg को मुझे डैश ग्राम्स में चेंज करना है। तो जब मैं इसको ग्राम्स में चेंज करना चाहूंगा तो इस केजी में क्या काम करूंगा, किसी एक अन्य नंबर की, किसी एक पर्टिकुलर नंबर के यहाँ पे क्या काम करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। और 5 मेरा ऐसा का ऐसा ही लिखा है, कोई भी नंबर हो सकता है, उसकी मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहीं से एक कंसेप्ट जनरेट होता है, यानी कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ये चीज ध्यान रखना, यानी कि आपकी फिजिकल क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी चीज है, आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जब आप सेम वैल्यूज में इनको लिखेंगे तो आपका आंसर सेम आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने चीजें जो कन्वर्ट करी तो ऐसे अलग अलग तरीके से वो आए। ठीक है, कितनी चीज समझ में आई, यहाँ तक क्लियर हुआ चीजें। चलो, तो नेक्स्ट जो पार्ट आपका यहाँ पे चालू होने जा रहा है वो है आपका क्या, डायमेंशन। तो सभी लोग इस पार्ट का इंतजार कर रहे होंगे कि भाई कब हमें डायमेंशन पढ़ाया जाएगा, कब हमें डायमेंशन पढ़ाया जाएगा। तो हमारा स्टार्ट हो गया। आगे बात है आपकी क्या, डायमेंशन के बारे में। चलो ये सारी चीजें छोड़ो, इसको आगे चलते जरा डायमेंशन समझते हैं आखिरकार। व्हाट इज डायमेंशन, बहुत जल्दी जल्दी कवर करना है, चीजों को अच्छे से री देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज आपकी आई क्या, डायमेंशन। तो हेडिंग डाल सकते हैं, मेजरमेंट हमारा एक तरीके से हो चुका है डायमेंशन। चलो, अरे यार ये मिटा दिया, इसकी तो जरूरत थी, चलो कोई बात नहीं। हेडिंग डाल ली सबने, नहीं डाली? अरे भैया लिख लो डायमेंशन, डायमेंशन डायमेंशन, प्रैक्टिस भी करनी है ना इस चीज की, लिख लीजिए डायमेंशन। ठीक है, मेजरमेंट्स हमारा हो चुका है, हमने मैट्रिक्स सिस्टम भी कर दिया है। फिर डायमेंशन के बाद थोड़ी थोड़ी चीजें बचेंगी आपकी, उसको आपको देखना है। ठीक है ना, डायमेंशन। अच्छा जरा समझो, पहले बेसिक पार्ट को पकड़ना, समझने की कोशिश करना कि आखिरकार ये डायमेंशन क्या है और मुझे डायमेंशन की जरूरत क्यों पड़ी। मेरा सवाल है कि डायमेंशन क्या है और मुझे डायमेंशन की जरूरत क्यों पड़ी। अच्छा, इस चीजों को समझते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले एक चीज फिर से, वही चीज वापस से आएगी, जरा देखना। मैंने आपको क्या काम किया था, एक चाचा को भगाया था आपके लिए, है ना, सही है। ये हमारे चाचा, इन्होंने क्या काम किया, यो भगना शुरू किया। तो जैसे इन्होंने भगना शुरू किया, यहां से यहां तक भाग के आए। हमने आपसे पूछा व्हाट इज स्पीड, हमने पूछा क्या आपसे कि भैया इसकी जो है वो बता दीजिए, क्या स्पीड बता दीजिए। आप क्या काम करेंगे, स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा वो कैलकुलेट करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने क्या चीज नापी है, एक फिजिकल क्वांटिटी नापी है। मैं अगर यहाँ पे बोलूं आपने क्या काम किया है, एक फिजिकल क्वांटिटी नापी है। अच्छा जरा यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा आपने कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नापी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि नंबर में कितनी है, 7। तो आपने वही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज नाप ली, यानी कि 7 में से 1-2 फंडामेंटल क्वांटिटी नाप ली और फिर उसके बाद आपने क्या बताया, इसका स्पीड बताया। इसका मतलब जरा समझना कि मुझे एक क्वांटिटी को निकालने के लिए, अभी थोड़ी देर पहले एक ही चली, एक क्वांटिटी को निकालने के लिए मुझे क्या काम करना पड़ता है, और अन्य क्वांटिटीज निकालनी पड़ती हैं। कुछ गलत तो नहीं कह रहा मैं? तो जो मैं अन्य क्वांटिटीज निकाल रहा हूं, किस तरीके से इनका डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, कितनी पावर जाएगी, कैसे करके मैं उस चीज को सॉल्व करके निकालूंगा, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कि मैंने कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी निकाली और किसका डिवाइड किया, किसका मल्टीप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड एज योर डायमेंशन। वास्तव में यही चीज क्या होती है, आपकी डायमेंशन होती है। आइए जरा समझते हैं, यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल से चीजें समझाऊं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में क्या लिखूंगा, टाइम। जरा ध्यान देना, अभी तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे मैंने क्या काम किया, डिस्टेंस निकाला और टाइम निकाला है। मैं वहीं पे आपसे एक चीज पूछता कि साहब जरा वोल्टेज बता दो,
वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस आप बता दीजिए, है ना, या फिर पोटेंशियल बता दीजिए। तो आप क्या काम करेंगे, आपने ऐसा ही पढ़ा हुआ है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल। अब ना तो मैं वर्क डन डायरेक्ट निकाल सकता, ना मैं चार्ज निकाल सकता। तो इस वाले केस में मुझे नहीं पता चल रहा कि मैंने कौन कौन सी फंडामेंटल चीज मेजर करी है ताकि मेरी एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी निकल के आ सके। नहीं पता चल रहा ना मुझे, या पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, इस चीज को किसकी हेल्प से, डायमेंशन की हेल्प से समझाऊंगा कि भाई आप क्या काम कर सकते हो, ये वाली फंडामेंटल क्वांटिटीज निकालो, इनका मल्टीप्लाई करो, इनका डिवाइड करो, और तब जाके आप क्या निकाल सकते हो, ये चीज यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कुछ चीजें ऐसी क्लियर है ना? चलो जरा ध्यान देना तो समझते हैं अब जरा। तो इसी चीज को आप क्या बोलते हैं, आप डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। चलो जरा देखो, तो मुझे किसकी डायमेंशन निकालनी है, यहीं से शुरू करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी सवाल हमारा चल रहा है क्या काम करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए मुझे क्या क्या चीजें नापनी पड़ेंगी, वही चीज मुझे निकालनी। तो बाबा यहीं से डायमेंशन निकालनी है। तो चलिए जरा, तो एक तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मैंने बोला ना सिंबल्स की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब हम इसे सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो भैया पहले सिंबल तो बता दो। पता चले करंट को मैं लिख रहा हूं सी, किसी को कुछ लिख रहा हूं, तो पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, सिंबल्स। तो चलिए जरा सिंबल्स की तरफ जानकारी लेते हैं। पहला है आपका लेंथ। तो लेंथ को आप किससे डिनोट करेंगे, एल से। नेक्स्ट है आपका क्या, मास। 5 ही ऐसी क्वांटिटी है जिनमें आप रिप्रेजेंटेशन दिखाओगे मास। मास को किससे रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल एम से। फिर आया आपका टाइम, और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, टी से। फिर आपका आया क्या, टेम्परेचर, और टेम्परेचर को आप रिप्रेजेंट करेंगे या तो के से, या फिर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, थीटा। अरे जीरो नहीं है क्या, ये थीटा, ठीक। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या आएगा, करंट, और करंट को आप रिप्रेजेंट करेंगे किससे, ए से, ठीक है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, हम इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और कैंडल आया उसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो आए, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आया, ठीक। तो ज्यादातर जो आपकी यूज होने वाली है वो ज्यादातर का यही यूज में होती है, ठीक है। चलो जरा आगे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखो जरा, यानी कि मुझे क्या काम करना है, इस वोल्टेज को किस में रिप्रेजेंट करना है, इन 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज में रिप्रेजेंट कर देना है। तो भैया 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज में मैं किस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन दूंगा, इसका मतलब मुझे वर्क डन भी निकालना पड़ेगा, यानी कि इसका फॉर्मूला रखना पड़ेगा। तब जाके लास्ट तक हम देखेंगे कि क्या इसका मेजरमेंट किया है, और तब जाके इसको LTP में हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं पूरा इतना थ्योरी नहीं बताने वाला, इतनी चीजें नहीं बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें है उसके बारे में बात करेंगे। ये पहले थ्योरी लिखवाओ, ये करवाओ, नहीं। देखो थ्योरी क्या है, आपके काम में आती है स्कूल लेवल पे, आप पर पूछी नहीं जाएगी क्या डायमेंशंस के नियम कानून बताइए। डायमेंशंस का आपने रिप्रेजेंटेशन देख लिया, डायमेंशंस की आपने सारी चीजें देख ली, तो फटाफट से इसको कॉपी कर लिख लिया। इतना आसान है आपका। चलो जरा शुरू करते हैं, एक बार ये देखते हैं कि ये मामला हमारा कैसे सुलझेगा, ठीक है। देखते हैं जरा, आया आस्तीन चढ़ा लीजिए, युद्ध के लिए तैयार जवान। चलो जरा ध्यान दो इधर। तो आपने क्या काम किया, वोल्टेज लिखा V इज इक्वल टू बबलू भैया अपॉन क्यू। बबलू भैया क्यों आए, है ना, ऐसे तरीके से समझ लो। सीधा सीधा आपका बबलू यानी कि W पढ़ा है कुछ, याद करो वो पुरानी यादें। W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसे तो हमने छोटी छोटी बेसिक चीजें पढ़ी हुई है, उनका इस्तेमाल करना सीखना है अब हमें। और हमने एक चीज और पढ़ी है, F इज इक्वल टू M इंटू A, और A इज इक्वल टू V अपॉन में T। अब ये सब पढ़ा हुआ है बाबा, इस सारी चीज को मिला दो यहाँ पे। तो पहले मेरे पास W का जो फॉर्मूला बना, मैंने यहाँ पे A रखा, तो यहाँ पे F इज इक्वल टू M V अपॉन में T। ये आ जाएगा कि नहीं आएगा, है ना भाई। A को चिपका दिया यहाँ पे V अपॉन T, तो कितना आया, सही है। फिर इसके बाद ये F की वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो मेरे पास क्या चीज आई, M V अपॉन में T, ठीक है, इंटू S। S क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे सेकंड वाला S नहीं है,
ये क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या काम करना है, अब देखना जरा, ये वेलोसिटी भी अभी भी मेरे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो मैं इस वेलोसिटी को भी लिख दूंगा क्या, m इंटू वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस अपॉन में टाइम इंटू s, और अपॉन में क्या चल रहा है, t। यानी कि अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो मुझे m s स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, जरा देखो चेक करो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गलत तो नहीं कह रहा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे रखूंगा क्या, w की जगह m s अपॉन में टी स्क्वायर, सही है, क्लियर। अब जरा देखो Q के लिए तो अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, याद करो, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, करंट इनटू टाइम। चलो तो आपने सॉल्व किया, तो Q के लिए रखा तुमने I इंटू टी, सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास आंसर है m h स्क्वायर t की पावर 3 और आगे ना। फिर मैंने क्या काम किया, m की जगह, यानी कि ये क्या है आपका मास, मास ढूंढा, मास के लिए क्या लिखूंगा, कैपिटल M। S क्या है आपका, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेंथ है, तो इसके लिए क्या लिखूंगा, L का भी क्या लग रहा है, स्क्वायर अपॉन में टाइम के लिए क्या लिखेंगे बेटो, T की पावर 3 है, देखो जरा, ठीक है। फिर इसके बाद I के लिए क्या लिखना है आपको, A लिखना है, तो आपने लिखा A, सही है, और इनको बड़े बड़े डब्बे में ऐसे बंद कर। तो ये जो चीज आई आपकी, ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी जो हमने निकाला ना, इसको क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। और इसको मैं अब m l स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -1 इस तरीके से रख दूंगा, तो मेरे पास क्या निकल के आ गया, वोल्टेज का एक तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ गया। अब भाई यहीं पे दिक्कत आई कि यार इतना लंबा प्रोसेस करेंगे तो काम जो है वो बिगड़ता चलेगा हमारा, तो इसके लिए हमने लिखना है, इसके लिए हमने क्या काम किया, एक छोटा तरीका अपनाना शुरू कर दिया। छोटा तरीका क्या काम किया, जैसे हमने क्या काम किया, फोर्स है, वर्क डन है, इनके पहले से पहले ही हमने तुम्हारे क्या थे, डायमेंशनल फॉर्मूला पहले से पहले ही निकाले रखे और आंसर पाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्या निकल के आई, एक तरीके से डायमेंशन निकल के आई। तो चलिए जरा देखते हैं अपना डायमेंशन, तो कुछ चीजें देखते हैं इसमें डायमेंशन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं और कहाँ कहाँ से हम टॉपिक इसके उठा सकते हैं। चले आगे बढ़े, तो देखो जरा, तो पहले छोटी छोटी क्वांटिटीज के डायमेंशन निकालेंगे, फिर उसके बाद आगे चल के धीरे धीरे करके बड़ी बड़ी क्वांटिटीज की खूब प्रैक्टिस करनी है हमें, क्योंकि डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन आपकी हर फिजिकल क्वांटिटी की निकाली जा सकती है, इवन एक कांस्टेंट की भी आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने सारे डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, शायद पूरी फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जितनी भी चीजें, आप उनको पढ़ पढ़ के उनकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। चलिए जरा देखते हैं। तो पहली बात है आपका क्या, पहली चीज हम बात करते हैं फोर्स का डायमेंशन, फिर हम बात करेंगे, अच्छा फोर्स से ही पहले हम बात करेंगे वेलोसिटी का, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन, फिर इसके बाद आएंगे सीधे सीधे फोर्स, वर्क डन, एनर्जी। ये कुछ बेसिक डायमेंशंस हैं जो ज्यादातर फिजिक्स में आपको रिपीटेशन में दिखाई देंगे, तो पहले इनके डायमेंशंस देख लेने हैं। और ज्यादातर सब लोग कहते हैं कि क्या काम कर लो, इनको याद कर लो, तो आपको क्या काम कर लेना है, इनको याद ही कर लेना है। याद नहीं करें तो कितनी देर लगेगी, कुछ सेकंड लगेंगे, आप फटाफट से इनके डायमेंशन निकालेंगे। तो पहला वेलोसिटी का डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले वेलोसिटी का क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस नहीं कह रहा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि लेंथ नापी तो L
और टाइम के लिए क्या आया t। आपने जे वैल्यू ऊपर ले गए तो एल टी माइनस वन, दैट इज द डायमेंशन ऑफ। नेक्स्ट आपका आया क्या एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो डायरेक्ट वेलोसिटी का डायमेंशन उठा के रख दो तो क्या मिलेगा आपको एल टी माइनस वन अपॉन में टी। आपने जैसे ही वैल्यूज रखी आप इनको सॉल्व करेंगे तो एल टी माइनस टू, ये आपकी वैल्यूज यहाँ पे निकल के आ गई। नेक्स्ट आप जरा देखो, नेक्स्ट क्या है आपका फोर्स। तो फोर्स का क्या होता है m इंटू ए, ठीक है सर। तो आप क्या काम कर सकते हो, मास के लिए डायरेक्ट लिखोगे m और a का डायमेंशन ऊपर से निकाल के डायरेक्ट रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो m यहाँ पे लिखेंगे l और t माइनस टू, इसका डब्बा अलग इसका डब्बा अलग, लास्ट में चल के दोनों के डब्बे एक कर देने हैं तो m l t माइनस टू, ठीक है ना। ये हो गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला किसका, फोर्स का। नेक्स्ट वर्क डन। वर्क डन आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे आपको एक चीज ऑब्जर्व हो रही होगी, यानी कि मैं डायमेंशंस कैलकुलेट तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे डायमेंशंस निकालने के लिए फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है। देख लो, आप खुद ऑब्जर्व कर लो, मुझे किस चीज की जरूरत पड़ रही है, फॉर्मूले की। नहीं, फॉर्मूले का यूज करके मैं डायमेंशंस निकाल रहा हूँ। W इज इक्वल टू, ये निकल के आया F। F का डायमेंशन ऊपर से डायरेक्ट चिपका दो तो कितना मिला m l t माइनस टू, और S का क्या होगा आपका L। इसको सॉल्व करेंगे तो m l स्क्वायर t माइनस टू। अभी इतना आसान है आपका डायमेंशन निकालना, बस क्या हो पता चले मुझे फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे खतरनाक चीजें जो आएंगी वो क्वेश्चंस में आपको वैरायटी देखने के लिए मिलेंगी। हम क्वेश्चंस से करना सीखेंगे सारी चीजों को, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू, या मैं बोलूं चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो इसका मतलब जो डायमेंशन डब्ल्यू का आया है वही डायमेंशन किसका आ जाएगा आपका, इसका आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों के डायमेंशंस क्या रहेंगे आपके, सेम रहेंगे, ठीक। अब इसके बाद डायमेंशन हमने सीख लिया, अब इसके यूजेस सीखेंगे। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनके डायमेंशंस ही नहीं होते हैं, वो क्वांटिटीज देखेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें यहाँ पे देखनी है कि डायमेंशन से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या काम में आएगा क्या काम में नहीं आ सकता, ये सारी बातें। और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे, फिजिकल क्वांटिटी से भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे, और आपके किससे आएंगे, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिक चीजें हैं ये हमने कवर अप कर लिया है, बहुत जल्दी जल्दी हमने पार्ट पूरा कवर किया है। इसके बाद जो हमें रह गया है वो क्या है, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस भी करेंगे, चीजों को समझेंगे भी और आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत सारी क्वांटिटीज डायमेंशनलेस होती हैं, जितने भी रेशियोज निकल के आते हैं वो सारे के सारे आपके डायमेंशनलेस है। जो अगर मैं बात करूं मोल के बारे में वो भी आपका डायमेंशनलेस है। यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल एक छोटी सी बात करूं, थीटा यानी कि आप एंगल निकालना चाहते हैं तो वो भी क्या है आपका एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ऐसी कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं जिनको हम देखेंगे, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। अब अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो इसको पढ़ने में और ज्यादा मजा आएगा, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, ठीक है ना। फुल मस्ती से करना है, आराम से होता चलेगा, ऐसे ही करते करते धीरे धीरे करते करते जल्दी जल्दी आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। एक तरीके से रिवीजन है, तो रिवीजन के तौर पे जल्दी जल्दी बेसिक चीजें जहां से क्वेश्चन उठने के चांसेस होते हैं वो हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो मिलते हैं फिर प्रैक्टिस टाइम पे।